नहीं, ये बिल पास हो, ये बिल पास न हो। मैं राजा रेंटल हूँ, लेकिन तुम कौन हो? अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बहुत अहम खबरें हैं। एक तो कौमी असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ, हुकूमत वहाँ एक ऐसा आईनी तरमीम का बिल लेकर गई है जिसका ऑब्जेक्टिव तो ये है कि सेनेट इंतखाबात के अंदर शफाफियत आए, लेकिन उनके पास अराकीन की तादाद जितनी होनी चाहिए वो ना कौमी असम्बली में है ना सेनेट में है। अपोजिशन से मुशावरत नहीं की, नतीजा जो कुछ सामने आना चाहिए था वैसा ही सामने नज़र आ रहा है। अपोजिशन वाले गो मैदान में जाएंगे तो वो शफाफियत, वोट को इज़्ज़त दो के नारे लगाएंगे, लेकिन वो भी इस मौके के ऊपर सियासत करेंगे। तो दोनों तरफ आपको एक आग बराबर लगी हुई नज़र आती है। वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा होगा जिस पे हम कुछ कोशिश करेंगे कि अपने माहिरीन से राय भी लें और आपको अपडेट भी दें कि आज कौमी असम्बली के अंदर हुआ क्या। कुश्तियाँ भी हुई, लड़ाइयाँ भी हुई, हाथापाई भी हुई, और जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई वो शायद किसी पार्लियामेंटेरियन को करनी भी नहीं चाहिए। दूसरा, PDM का इजलास चल रहा है। में ख़बर ये चल रही है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, क्योंकि इस्तीफ़े देने के अंदर तो उनके इत्तफाक़ राय था नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे कोसों दूर थी। मौलाना फजलुर रहमान जो खुद कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है और सबसे बड़ा स्टेक इस वक्त जो PMLN का है। वो अगर इस मामले के अंदर PDM वाले हारते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी सियासी जमात का होना है, PMLN का होना है, तो उनके स्टेक्स इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। तो PDM का अभी इजलास ख़त्म होगा तो शायद हमें उनकी फ़ाइनल अनाउंसमेंट सुनने में मिल जाए, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि लॉन्ग मार्च, जिसको बाज़ खबरें ये कह रहे हैं कि वो महंगाई मार्च का नाम देंगे, और 15 मार्च की तारीख भी आ रही है, और एंड ये भी बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में धरने की भी सोच मौजूद है। लेकिन आ जाए चीज़ें, अभी ये रिपोर्टर दाएँ बाएँ से पूछ पाछ के जो खबरें कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और जो ख़बर है जिसका मैं प्रोग्राम के आगाज़ में तज़किरा करना चाहूँगा, शायद वो इन सब खबरों के ऊपर हावी खबर है। सुप्रीम कोर्ट जब ये कहे कि मीडिया की आज़ादी नहीं है और बड़े प्लान तरीके से मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपको फ़ौरन परेशान हो जाना चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा ही कहा। 2 रुकनी बेंच है जिसमें फ़ाइज़ ईसा साहब हैं और जस्टिस मकबूल बाकर हैं, और मामला बलदियाती इंतखाबात का है, लेकिन उसके अंदर जो मीडिया के हवाले से कुछ ऑब्जर्वेशन थी और पाकिस्तान के हवाले से मैं वो आपको प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ बताना चाहूँगा। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब कह रहे हैं कि जिस तरह ये मुल्क चल रहा है इस पर मैं हैरान हूँ। 2017 से अब तक मरदमशुमारी पर फैसला ना हो सका। क्या पाकिस्तान को इस तरह चलाया जा रहा है? पंजाब हुकूमत ने बलदियाती इदारे तहलील करके जमहूरियत का कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया। मार्शल्ला के दौर में तो ऐसा होता था, लेकिन जमहूरियत में ऐसा कभी नहीं सुना। मुझे ये कहने में आर नहीं कि मीडिया आज़ाद नहीं है। मीडिया पर पाबंदी लगाने वाले मुजरिम हैं, इन्हें जेल में होना चाहिए। यहाँ फौरी तौर पर मेरे जहन में सवाल आया कि 2 रुकनी बेंच है, तो 2 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जब वो इतनी पावरफुल ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं तो उन्हें तमाम कंसर्न इदारों से रिपोर्ट्स लेनी चाहिए थी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से और जर्नलिस्टों से भी इनपुट लेनी चाहिए थी, और बाकायदा सुओ मोटो ले लेते तो और भी मुनासिब होता, ताकि जो सुर्ख लकीर अबूर की गई हैं जहाँ जहाँ उसको रोका जा सके, और जो जर्नलिस्टों के अगर हुकूक पामाल हुए हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ करना है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है उस पर भी राय आ जाती। इसके आगे जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब का ऑब्जर्वेशन है, मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है। मुल्क को, पाकिस्तान को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है। जब मीडिया तबाह होता है तो मुल्क तबाह होता है। हर मुखालिफ गद्दार, ये वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, हर मुखालिफ गद्दार और हुकूमती हमायत करने वाला मुहिब्बे वतन बताया जा रहा है। ये इस लाइन को इतना वज़नी लाइन है, इसका मतलब में अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो काफ़ी परेशानी होनी चाहिए। हर मुखालिफ गद्दार और हुकूमती हमायत करने वाला मुहिब्बे वतन बताया जा रहा है। जमहूरियत खोई तो आधा मुल्क भी गया। किसी ने किसको उठा लिया, अगर हुकूमत को नहीं मालूम तो घर जाए। क्या पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है? अटर्नी जनरल से सवाल, और अटर्नी जनरल को कहा हाँ या ना में जवाब दें। तो अटर्नी जनरल साहब ने कहा कि हाँ या ना के अलावा भी कोई और ऑप्शन दें तो फिर इसके ऊपर बात हो सकती है। कोई चौथा ऑप्शन मिल सकता है? अटर्नी जनरल ने पूछा। कमरा अदालत में मौजूद मीडिया वालों से रेफरेंडम करा लेते हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा। मीडिया वाले हाथ खड़ा करें, क्या मीडिया आज़ाद है? जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वहाँ जो मीडिया वाले थे कि कहा हाथ उठाकर बताइए कि क्या मीडिया आज़ाद है। किसी मीडिया वाले ने हाथ खड़ा नहीं किया। इसके आगे लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, उसको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये सवाल उन्होंने दोहराकर दूसरे तरीके से भी पूछा और उसके जवाब में भी मीडिया वालों ने हाथ खड़ा नहीं किया। फिर जस्टिस मकबूल बाकर साहब, उन्होंने कहा
कि मुल्क में वाकई एक जंग जारी है और वो जंग अवाम के ख़िलाफ़ है। मुल्क में वाकई एक जंग जारी है और वो जंग अवाम के ख़िलाफ़ है। जजेस को ऐसी गुफ्तगू से एहतराज़ करना चाहिए। जस्टिस मकबूल बाकिर कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, मुल्क में आइडियल सूरत हाल नहीं है। कब तक खामोश रहेंगे? ख़ुद को ना सुधारा तो वक्त निकल जाएगा। लोग बद दुआएँ दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच की ऑब्जर्वेशन है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस मकबूल बाकिर साहब, बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल किस्म की ऑब्जर्वेशन हैं जो हमने आपके ये सामने रखी। दूसरा हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम अगर बाहर निकलते हैं तो वो दूसरा हिस्सा जो है वो हमारा कौमी असम्बली का। और कौमी असम्बली के अंदर मैं बताने से पहले कि बिल के ऊपर क्या तफसील है, मैं आपको एक छोटा सा पैकेज हमने तैयार किया हुआ है कि आज हुआ क्या। धींगा मुश्ती, कुश्ती, लड़ाई, आवाज़ें कसे, प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं, स्पीकर साहब का माइक गिरा दिया, नवीद कमर साहब के ऊपर एक रुकन चढ़ाई कर रहा है, दूसरा रुकन दूसरे को धक्का मार के नीचे गिरा रहा है। वो पहले सारा कुछ आपको दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। ये दोगले हैं, इनके दोगला चेहरा है, और अगर ये रवैया होगा तो फिर ये हाउस इस तरह नहीं चलेगा तो फिर नहीं चलेगा। अगर आप समझते हैं कि यू विल बुलडोज, वी विल नॉट लेट यू बुलडोज। Enough is enough. आप हमें भाषण ना दे, हम ये आपका लेक्चर सुनने नहीं आए, हम अपने आवाज के वास्ते लेकर आए। नो सर, ये आप मिनिस्टर साहब को समझाएं कि ये तकरीर जलसे की नहीं हो रही है। यहाँ ये जलसे में नहीं है, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में खड़े। जो सारे पोस्टर हैं ये शाजिया मरी बना के लाई हैं और चोरों को ही हाथ में दे दिया है कि चोर चोर के पकड़ के लेके खड़े हो। ये गाज को हटा दे। वजीर आजम कहता था अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो बिल मत दो, वजीर आजम चोर। वो कहता था अगर आटे की कीमत बढ़ती है तो वजीर आजम चोर। कि ये जो सेनेट का इलेक्शन होता है, ये सेनेट का इलेक्शन एक ऐसा मंजर पेश करता है जैसा किसी कोठे पे नजर आता है। मैं राजा रेंटल हूं, मैं राजा हूं, लेकिन तुम कौन हो? जो चोरों का सरगना है वो लंदन बैठा हुआ है और 40 चोर यहाँ पे छोड़ गए। चीनी चोर है ये। मैं अगर मुझे रेंटल कहते हो तो मैं 4 रुपए का यूनिट देता था, तुम 26 रुपए का यूनिट देते हो। शर्म करो, तुम मेंबर नहीं हो, कवाल हो, कवाल। और कवाल की बात का, और कवाल भी नहीं हो, हम नवा हो। ये इमरान खान के दुश्मन है, ये इमरान खान को गालियां निकलवाने वाले ढीठ लोग हैं, ढीठ। ये वो सूरत हाल है जो आज कौमी असम्बली के अंदर हुई। और फिज़िकली जितनी हाथापाई है वो अगर ये मनाजर इस पैकेज से आपको नज़र नहीं आए तो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा भी उनको रीप्ले करके आपको दिखाएं कि किस तरीके से अरकान जो थे एक दूसरे को पुश कर रहे थे। अली जैदी साहब वफाकी वज़ीर हमारे साथ हैं। अली जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। अली जैदी साहब वालेकुम अस्सलाम। जी अली जैदी साहब, एक ऑब्जेक्टिव है जो सियासी जमातें तमाम वक्त में बात करती हैं। PMLN कहती है वोट को इज्जत दो, आप कहते हैं शफाफियत हो, सेनेट इंतखाबात के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन जब वो आईनी तरमीम का मौका आया तो हमें ईवान के अंदर जो कुछ नज़र आया है वो उसके अंदर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स मुझे लगता है सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए थे, एंड रिजल्ट अचीव करने के लिए नहीं था। नदीम भाई, मुझे तो वैसे ये जो आप दिखा रहे हैं टीवी पर, मैं तो वहाँ था, एक जो अपोजिशन बेंचेस की तरफ से ना एक कोई हारी जो लोग नहीं होते जिनको पता नहीं है, जो उन्होंने कुछ करना नहीं है, दे हैव नो पर्पस। लेकिन मैं आपको उनका पर्पस समझा देता हूँ। इनका पर्पस है रक्कस क्रिएट करना और बिफोर द सेनेट इलेक्शन। देखें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने साइन की है, क्या उसके अंदर उन्होंने ये बात नहीं एग्री की थी कि जनाब सारे इलेक्शन जो होंगे वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। हम चाह रहे हैं क्या कि हमारा बिल क्या है कि जी सेनेट के इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो जाए, हॉर्स ट्रेडिंग का के ना हो सके। दैट इज ऑल दैट वी वांट। उसके बाद इनको तकरीर, अच्छा हर दफा मुझे पता है कि स्पीकर के कमरे में बैठ के ये सारा तय होता है कि जी हाउस ऐसे चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, एवरी सिंगल टाइम
एवरी सिंगल टाइम ये बाहर आके कुछ और कर देते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। तो ये अगर ये समझ रहे हैं कि ये बैठ के सारे वक्त सुनते रहेंगे तमाशा, तो ये वो वाला असेंबली नहीं रहेगी। यहाँ पे लोग कैसे नहीं रह गए, इनको जवाब देना पड़ेगा। बॉटम लाइन ये है कि सिंपल बिल था, एक बिल पे डिस्कशन हो रही थी कि सेनेट के इलेक्शन के ऊपर तो माने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अली जैदी साहब, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ट्रांसपेरेंसी सेनेट इलेक्शन के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और केपी में जिस तरीके से रेट लगता है वो सबको पता है कि 10-10 करोड़ और 20-20 करोड़ में जाके एक सेनेटर इलेक्ट होता है। मैं इसको एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये एक आम सादा कानून नहीं है। आईनी तरमीम का बिल है, 2/3 अक्सरियत चाहिए। हुकूमत को चाहिए था कि पार्लियामेंट्री लीडर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग करके इस बिल को लेकर आती। आपने तो उनको बिल्कुल हाउस के अंदर लाकर तो बेसिकली तो उनको एक्सपोज करने की कोशिश की है, शायद बिल पास करवाने की कोशिश नहीं की। नदीम भाई, जैसे मैंने इसलिए, क्योंकि मुझे एक्चुअली समहाउ आई रेड योर माइंड ना, और मुझे पता था कि आपने यही कहना है, इसलिए मैंने कह दिया इन्होंने खुद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन किया हुआ है। आप तो उसे चार्टर ऑफ डाकू कहते हैं ना, आप तो उसे कोर्ट मत करें, लेकिन इसका प्रॉपर प्रोसीजर तो यही था। मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसको नहीं कहता, डाकू नहीं कहता, मैं पीटीएम को कहता हूँ, पाकिस्तान डाकू मूवमेंट। बिकॉज सारे के सारे जो बैठे थे सारे नैबजादे, मुझे तो समझ में कोई नहीं आ रही कि ये इनकी हर तरफ पब्लिक ओपिनियन फेल, एक पब्लिक मोबिलाइज नहीं कर सके, वहां फेल हो गए हर चीज। और जो पाकिस्तान की सूरत हाल हम ठीक करना चाह रहे हैं वो हमने नहीं कोई क्रिएट की हुई, वो इनकी क्रिएट की हुई है। हम अब लेकिन अली साहब, मेरा सवाल दरमियान में रह गया, ये पार्लियामेंट्री कमेटी बड़ा अच्छा इसका प्रोसेस होता है। जब भी आपने आईनी तरमीम करनी हो तो आप दोनों हाउसेस की एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं, उसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, रूल्स ऑफ बिजनेस तय हो जाते हैं, फिर आप उसको ले आते हैं, 2 उधर से तकरीरें 2 उधर से तकरीरें, फिर लेकिन वो पास हो जाती है। वो प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो किया आपने? इसलिए कि मैंने आपसे कहा ना कि मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता इससे पहले कि स्पीकर की, क्योंकि मुझे पता है ये जरूर है कि इससे पहले मीटिंग हुई थी स्पीकर साहब के दफ्तर में, मुझे ये भी पता है कि कल भी हुई थी, हर रोज होती है, और जो तय होता है ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट चलते हैं। तो देयरफॉर इसलिए मैंने यही आपसे पहले कहा। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, जब बिल्कुल नया नया आया था ना, फर्स्ट टाइम जिस दिन खान साहब ने ओथ लेके वो प्राइम मिनिस्टर बन के वो आए और उनकी पहली तकरीर, मैं एक ही दफा बैठा, मुझे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ऊपर चलते हैं स्पीकर के कमरे में और अपोजिशन लीडर से बैठ के वी विल डिस्कस क्या आगे रूल्स जो है। मैं आपको ये अच्छा वाकया सुना रहा हूँ। ये पहला जिस दिन इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने तकरीर की, हम वहाँ जाके बैठे, जहाँ वहाँ पे नून लीग के भी रहनुमा थे, तनवीर साहब, राना तनवीर साहब, पीपल्स पार्टी के भी थे, और फंक्शनल जो थी ये JUIF के, उन्होंने हमारे सामने क्या डिमांड रखी। उन्होंने कहा जी खान साहब को ये कहिए कि पहले आके शहबाज शरीफ से हाथ मिलाएं और ये अनाउंस करें, दूसरी चीज ये अनाउंस करें कि जी पार्लियामेंट्री कमीशन बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, और ये इलेक्शन को देखने के लिए कि इलेक्शन के ऊपर जो धांधियां ये कह रहे हुई हैं उसके लिए। हम नीचे गए, हमने कहा जी दोनों चीजें अप्रूव। खान साहब ने कहा ठीक है, ऑपोजिशन लीडर है और इलेक्शन से पहले जो आके मिलेंगे हाथ भी मिला लिया, और हमने पार्लियामेंट्री कमेटी भी अनाउंस कर दी। हमारी कंडीशन क्या थी कि हम आपको बोलने देंगे और आप हमें बोलने देंगे। आपको याद है कि वो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तकरीर कर रहे थे, खड़े हुए थे, और उन्होंने वहां क्या रक्कस किया था। तो मुझे ये समझाएं कि हाउस ये नहीं चलाना चाहते, किसको शौक है कि जी आप डिबेट ना करें हाउस के अंदर बैठ के, ये किसको, मतलब व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर सीइंग। अली जैदी साहब, लेकिन पाकिस्तानी तारीख में आप देखें कौन सा ऐसा मौका होगा कि जिसमें अपोजिशन जो है वो शोर नहीं करती। आप भी करते थे, हाउस के अंदर जाकर करते थे, पीपल्स पार्टी नून के लिए करती थी, नून पीपल्स पार्टी के खिलाफ करती थी। ये अपोजिशन का काम रहता है कि वो शोर करते हैं, लेकिन उससे बिजनेस नहीं रुकता, बिजनेस चलता है। उसके लिए ऑन द साइड लाइन्स आपके जो लीडर्स होते हैं, पार्लियामेंट्री लीडर्स आपकी जमात से अपोजिशन को इंगेज करके एक वो ले आते हैं कि ये हमने काम करना है, बाकी आप तकरीरें मेरे करें, हमें बुरा भला बोलें, हम आपको बुरा भला बोलेंगे, लेकिन हाउस का बिजनेस कभी नहीं रुका, वो चलता है इसी तरीके से। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये आपकी बात से मैं 2000% एग्री करता हूँ। और अगर आप देख लीजिए थोड़ी सी इसी हाउस का तारीख थोड़ी सी उठा के ज्यादा पिछले 2 साल का देख लीजिए कि हमने जब तकरीर करने खड़े हुए हैं इन्होंने क्या किया, और जब ये तकरीर करते रहे हैं हम कितनी देर तक बैठ के हमने सुनी है बिलावल की और इनकी क्या नॉनसेंस तक हम सुनते रहे बैठ के। जी हमने कमिटमेंट किया, आप पहले करेंगे हम चुप करके सुनेंगे, जब हम करेंगे आप सुनेंगे।
ये पता नहीं क्या क्या बोल गए। ऊपर से जी हमारी किसी की बारी आई, वॉकआउट, तमाशा, ढोल धमाका, कागज फाड़, ये तो पिछले 2 साल से करते आए। इट इज देखें, हुकूमत का काम होता है हाउस कोशिश करे चलाए, अंडरस्टैंडेबल। ये तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में इट इज द गवर्नमेंट दैट वांट्स टू रन द हाउस, राइट। ट्रेजरी बेंचेस का काम होता है कि हाउस नॉर्मल चले। हमेशा वी हैव गिवन इट एवरी सिंगल टाइम, एक दफा से, और ये पहली दफा नहीं, पहले भी इस तरह। अब आप मुझे बताएं, नवीद ये जो गवर्नर साहब है, ये को पहली दफा इलेक्ट नहीं हुए। हाउ मेनी टाइम्स हैज ही बीन इन द पार्लियामेंट? सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन है ये। इनको नहीं पता कि स्पीकर के ऊपर जाके माइक को हाथ मारते स्पीकर के ऊपर। मतलब ये आप मुझे बताइए कि वो स्पीकर जो है उनकी भी पेशेंस है आसपास कासिम की, उन्होंने तो नहीं मार्शल को कान को निकाल के बाहर फेंके, सारे चढ़ गए ऊपर। सर ये कुछ ज़्यादा, मैं माजी की फुटेजेस अगर मैं इन लड़कों को कहूँ कि दिखा दें, ये कोई बहुत हुल्लड़बाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूड़ियाँ उतार के भी स्पीकर डाइस की तरफ फेंकी जाती नहीं। वो भी पाकिस्तानी तारीख का, इसी पार्लिमान का हिस्सा मौजूद है। इसी फ्लोर के ऊपर नमाज़ें नियत के लोगों ने नमाज़ें नहीं पढ़ी, वो भी अभी रिसेंट पास की मिसाल है जी। तो वो सारा कुछ हाउस के अंदर होता रहा। एक और आपसे मैं पूछ लूँ, अभी PDM का इजलास चल रहा है, इस्तीफे तो शायद उनकी सियासत से अब निकल गए, क्योंकि पीपल्स पार्टी वालों को आपने अच्छा इंगेज किया किसी ना किसी लेवल के ऊपर, आपने या इस्टेब्लिशमेंट ने। लेकिन लॉन्ग मार्च की अभी भी वो बात कर रहे हैं। अगर मार्च आके डी चौक में बैठ जाता है तो क्या करें? सर वो एक अंग्रेजी में बड़ा एक फनी, एक वो कहते हैं 3 वर्ड का प्रॉवर्ब है, जीरो सम गेम। एक तो चीज ये नहीं है, जीरो सम गेम है। इस्तीफे इन्होंने देने नहीं है, इजलास करते रहिए, अच्छी बात कि ये इनका ये मीटिंग करें, इनको जलसा करना था। एक दफा गलती की थी गवर्नमेंट ने, पंजाब जो भी थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको रोकने की कोशिश की, खुला छोड़े। पहले दिन से हम कह रहे हैं, PM साहब ने हमेशा कहा है कि जो इनको जमहूरी प्रोसेस है, इनको प्रोटेस्ट करना है, इनको धरना देना है, इनको असेंबली में खुला इनको करने दो। जो ये तकरीरें करते हैं माशाल्लाह, वो आपने देखनी कहाँ से शुरू हुए थे कहाँ आ गए। ये इनका मैं इनके इजलास पे कमेंट ही नहीं करना चाहता। तो ये करते रहे, अब जो मर्जी इजलास करें, अपना राय अमल दे दें। लेकिन मेरी जहाँ तक 20 साल की स्टूडेंट लाइफ गुजरी है, पॉलिटिकल स्टूडेंट, मुझे नहीं समझ आती कि ये इनका कोई एंड होगा, बिकॉज इनके आपस में इत्तेफाक ही नहीं है। और बात रही कि जी हमने इनको घेरा है, नहीं है, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को खुद भी समझ आ गई है। देखिए ना, इट इज पीपल्स पार्टी का पास कुछ चीज स्टेक पे है, नून लीग के पास कोई स्टेक पे चीज नहीं है। और ये जो फजलुर रहमान है, ये तो माइनस में चला गया है। पीपल्स पार्टी के पास एक पूरा सूबा है जिसमें वो हुकूमत कर रहे हैं, और वहाँ किस तरह की गवर्नेंस कर रहे हैं और क्या हो रहा है, और करप्शन की वो एक अलग, वो इनकी एक, दे आर मिल्किंग द, वो कहते हैं ना, वो एग दैट, वो जो गूस दैट लेज द गोल्डन एग, वो उनके पास बैठा हुआ है। कराची सूबे का हिस्सा है, वहाँ इनकी अशी लगी हुई है। वो कभी उनके पास तो वो आपको PDM से इसका मतलब है कोई खतरा नहीं है, मार्च आए या ना आए, आपको कोई खतरा नहीं है इस बात? मैं आपको ऑनेस्टली बात बताता हूँ, मुझे पहले दिन से और आज तक, और आप अच्छा एक होती ना जाती, एक होता आई एम हियर बिकॉज आई एम अ फेडरल मिनिस्टर। तो मैं वैसे तो आपने नहीं मुझे बुलाना होता ना, तो लेकिन मुझे ये कहने दें कि जाती तौर पे मैं पहले दिन से, मैं तो कभी टीवी पे आके इनसे बहस भी नहीं करना चाहता। आपको पता है, आपसे तो मेरी दोस्ती वैसे भी साइड बार पे बात की, आप कितनी दफा गए आप शो में, मैं इनसे बहस ही नहीं करना चाहता, बिकॉज एक आदमी जो टीवी के ऊपर बैठ के झूठ बोलता रहेगा, मैं उससे क्या डिबेट करूं? कोई डिबेट, कोई लॉजिकल डिबेट करे, कोई आगे मुझे रीजन करें बैठ के। अब टीवी के ऊपर बैठ के झूठ बोल के चीकम चाक करना, ये मुझे इनके साथ बैठने का भी दिल नहीं चाहता। हम पहले आके बैठते थे, डिबेट करते थे, कितनी दफा बैठे हैं, और वजीर बनने के बाद भी बैठे, बट इट्स यूजलेस टू डिबेट। आप मुझे अकेला लेके मुझे क्रिटिसाइज करें, आप मेरी पॉलिसी पे क्रिटिसाइज करें, आप अपने हल अच्छे दें, आप हमें बोले ये गलत हुआ, इसको ऐसे ठीक कर सकते थे, दिस इज, ये बिल्कुल करें। कोई अकले कुल नहीं है, कोई दुनिया में अकले कुल नहीं है, किसी को भी रूहानी ताकत इधर नहीं मिली हुई कि वो पहले से ठीक हो जाएगा। वी विल मेक मिस्टेक्स, ऑनेस्ट मिस्टेक्स, और झूठ के सामने बैठ के क्या फायदा? और ये PDM ने तो ऊपर से नीचे तक बोला, कब सच है मुझे जरा बता दें। अली जैदी साहब, ब्रेक करीब आ रही है तो हम ब्रेक पे जाएंगे, तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे जी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डेमोक्रेसी के हवाले से पाकिस्तान कभी भी दुनिया में बड़े अच्छे लफ्ज़ों में इसका तज़किरा नहीं होता कि पाकिस्तान में बहुत ही मजबूत किस्म की पार्लिमानी रवायत और जमहूरी कदरें, और दुनिया में हम इंडेक्सेस टॉप कर रहे हो। लेकिन अभी जो आज रिपोर्ट लेटेस्ट हमारे सामने है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020,
उसमें हाइब्रिड रजीम का तज़किरा है। हाइब्रिड रजीम अपोजिशन वाले तो तज़किरा करते हैं, लेकिन हाइब्रिड रजीम है क्या? अभी प्रोग्राम के हिस्से में हम उस पर भी बात करेंगे। जो इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का नंबर आउट ऑफ 167 कंट्रीज़ 105 है, 105वां नंबर है, जबकि इंडिया का 53 है और बांग्लादेश का 76 है। हम इतने नीचे क्यों हैं? अहमद बिलाल महबूब साहब पिल डैड से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक तो ये पहला इसी की वजाहत हो जाए कि ये हाइब्रिड रजीम का क्यों तज़किरा किया गया? देखिए, हाइब्रिड रजीम का जो तज़किरा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में होता है उसका कोई मतलब कुछ और है। ये इस रिपोर्ट में जो हाइब्रिड रजीम का तज़किरा है वो ज़रा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में है, ज़रा वसी तनाज़र में है। वो ये है कि देखिए 4 कैटेगरीज में बांटता है ना ये रिपोर्ट हुकूमतों को। सर, मुख्तसरन तो यह है कि अपोजिशन वाले यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई वालों का आपस में कोई इकट्ठा सेम पेज जिसे वो हुकूमत कहती है, वो वाला कॉन्सेप्ट आता है कि ये हाइब्रिड रजीम है। रिपोर्ट के मुताबिक क्या है? लेकिन इस रिपोर्ट में तो देखिए जो सबसे निचला दर्जा है ना वो अथॉरिटेरियन रजीम्स है, ठीक है, यानी जो आमरीत है, और जो आमरीत के बाद जो दर्जा है वो हाइब्रिड रजीम है, उसके ऊपर फिर डेमोक्रेसीज हैं। तो ये जमहूरियत और आमरीत के दरमियान की जो चीज़ है इसको वो हाइब्रिड रजीम कहते हैं, जिसकी शक्ल जमहूरियत जैसी है लेकिन उसके अंदर आमरीत के वो तमाम अवामिल है जो मौजूद है। और जब वो आमरीत का तज़किरा करते हैं तो उससे मुराद जो सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो अथॉरिटेरियन स्टाइल में रन हो रही है या इसके अंदर मिलिट्री का अमल दखल है? रिपोर्ट में क्या कहा है इसमें दोनों किस्म के लोग हैं, दोनों किस्म, इसमें सिविलियन भी हैं। मतलब अब रूस में जो आमरीत है वो फौजी तो नहीं है, पुतिन इस वक्त सर्विंग मिलिट्री तो नहीं है, इसे सिविलियन ही कहा जाएगा, लेकिन वो आमरीत है। तो कहीं किसी जगह फौजी आमरीत भी है, तो ये मिली जुली है, लेकिन आमरीत किसी भी शक्ल में हो उसको वो अथॉरिटेरियन रजीम कहते हैं। और जो सामने शक्ल उसकी इलेक्टेड हुकूमतों की हो लेकिन उसके अंदर आमरीत के तमाम अनासर जो है या कुछ अनासर जो है वो मौजूद हों, उसको वो। तो पाकिस्तान के अलावा और कौन से मुल्क हैं जिसको उन्होंने कहा ये हाइब्रिड रजीम? देखिए, इसमें तो पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश की हाइब्रिड में शामिल है, और टर्की जो है वो फ्लॉड डेमोक्रेसी में शामिल है। तो हाइब्रिड में रजीम्स में तो बहुत से मुल्क शामिल हैं। दुरुस्त। बहुत बड़ी। और हमारा दर्जा इतना नीचे क्यों है जी? 105वां नंबर, जबकि मैं इंडिया का देखता हूँ 53 है, बांग्लादेश 76 है। हमारे से तो दोनों बेहतर हैं, हम 105 पे पड़े हैं। अफगानिस्तान से हम बेहतर हैं, जिसे वो अथॉरिटेरियन रजीम में ले गए, उससे हम बेहतर हैं, लेकिन बाकी से नीचे हैं। हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं, बांग्लादेश से भी नीचे हैं, वो 76 पे है, हम 105 पे नीचे हैं, लेकिन बांग्लादेश से भी नीचे हैं और नेपाल से भी नीचे। क्यों? देखिए, उसकी वजूहात यही है जो हाइब्रिड रजीम की बात कह रहे हैं, ये इसके अंदर आपको तमाम वजूहात तलाश करनी चाहिए। इनके अगर आप डिटेल देखें तो इसमें सबसे कम हमारा स्कोर है वो पॉलिटिकल कल्चर में, यानी हमारा जो सियासी कल्चर है वो बहुत फ्लॉड है, वो बहुत उसके अंदर नकायस है। तो फिर ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है, अवाम की सियासत के अंदर जो शिरकत है वो भी आज़ाद नहीं है। तो ये दो चीज़ों के ऊपर हमारे स्कोर बहुत ही कम है। तो अहमद, ये आज की बात नहीं है, ये अब से 2006 से ऐसे चला है। अहमद साहब, आज अगर आपने कौमी असम्बली के अंदर जो कुछ होते देखा तो उससे आपको कुछ देख के लगा कि जमहूरियत की कदरें जड़ें मजबूत हो रही हैं पाकिस्तान में, या ये जो रिपोर्ट बता रही है उसकी हमने एक और मिसाल आज कौमी असम्बली में कायम की? जी, उसका सबूत हो गया। और मुझे डर ये है कि अगर इसी तरह के कुछ और मनाजर रिपीट होंगे तो अगली दफ़ा अगले साल जब ये रिपोर्ट आएगी तो हमारा दर्जा और भी नीचे होगा। और इस वक्त ये जिसे कहते हैं ना एक्सीडेंट वेटिंग टू हैपन, ये जो आज कौमी असम्बली में हुआ है इससे भी कहीं ज़्यादा संगीन चीज़ हो सकती है। जो माहौल इस वक्त मुल्क में पैदा हो चुका है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन है इस वक्त कौमी असम्बली में। हमारे नर्व दिख चुके हैं, आसाब हमारे तड़कने के करीब हैं और ये किसी वक्त भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। आपको ये तो याद होगा कि मैं पाकिस्तान में भी स्पीकर को उसकी मौत वाक़ई हो गई थी असम्बली के अंदर ही, मार्शल लॉ से पहले। तो अल्लाह ना करे कि इस किस्म की कोई चीज़ हो, लेकिन हमारे यहाँ हालात के अंदर जो कन्फ्रंटेशन है वो उस दर्जे की है जिसके अंदर इस किस्म की चीज़ें
किसी भी वक्त इससे बढ़ के कुछ गंभीर चीज होती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन आज स्पीकर साहब ने अपने दाएं बाएं वो सार्जेंट एंड एटाम बुला के वो गार्ड वगैरह तो अपने खड़े कर लिए थे दोनों तरफ के, पता नहीं मेरे ऊपर ही ना धावा बोल दे। लेकिन क्या बिल पेश करने का, आईनी तरमीम का बिल, सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार को ट्रांसपेरेंट बनाने का, विच इज़ एन गुड ऑब्जेक्टिव, नोबल ऑब्जेक्टिव, लेकिन क्या आईनी तरमीम का बिल पेश करने का तरीक़ाकार दुरुस्त था? देखिए, बात यह है कि बिल पेश करने का हक हासिल है हुकूमत को, लेकिन उसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन करने की इजाज़त और मौका देना ये भी हुकूमत का फर्ज है और स्पीकर का फर्ज है कि वह इंश्योर करे। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा, और जब वो होता है तो अपोजिशन की तरफ से भी बड़ी तल्ख गुफ्तगू होती है। कोई मौजू के ऊपर या उस बिल के नकायज या उसके खूबियों के ऊपर बात नहीं होती, बल्कि वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी होती है। और इस चीज़ को ठंडा करने का दोनों तरफ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा है। हुकूमत वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करती और ऐसा लगता है कि कन्फ्रंटेशन को और एक दूसरे के हुकूमत की तरफ से अपोजिशन को बुरा भला कहने की एनकरेजमेंट होती है। ऐसे लोगों को पसंद। अहमद साहब, एक सवाल ज़हन में आता है। अभी हमारे यहाँ ब्यूरो चीफ है खालिद साहब, तो वो एक सवाल उठा रहे थे जो बड़ा अच्छा सवाल है। वो कह रहे थे कि हुकूमत ने बिल पेश कर दिया, तरीक़ाकार भी वायलेट किया, सारा कुछ वो जो रवायात होंगी उनको भी तोड़ दिया। अपोजिशन इसकी मुखालफत करती है क्योंकि हुकूमत ने इनसे प्रॉपरली कंसल्ट नहीं किया, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में नहीं आई, डिबेट नहीं हुई उसके अंदर। लेकिन सेनेट इंतखाबात जो सर पे खड़े हैं उसके अंदर अगर हुकूमत मैनिपुलेशन करती है, जो हुकूमत सबसे तगड़ी पार्टी होती है, वो चाहे तो मुखालफिन के बंदे ख़रीदने के लिए पैसा भी होता है, ताकत भी होती है, तो अपोजिशन फिर क्या लॉजिक देगी कि पंजाब में अगर 20 MPs टूट गए या बलूचिस्तान के अंदर एक सेनेटर बजाय अपोजिशन की बजाय हुकूमत इजाफी मुंतखब करवा कर ले आई, तो अपोजिशन फिर क्या कहेगी? वो हुकूमत तो कहेगी कि हमने तो आपको मौका दिया था, आप साथ ही गए। देखिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए ये भी है कि इस वक्त ये बिल पेश करने का हुकूमत की तरफ से मकसद ही ये है कि कल को जब रिजल्ट अपोजिशन के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग आ जाए तो फिर अपोजिशन ये कहने के काबिल न रहे कि ये हमारे साथ धांधली हो गई है। फिर हुकूमत ये कहेगी कि हमने तो पूरा मौका दिया, आपका वो काम था कि हमारा साथ। तो ये कैच है, एक कैच है इसके अंदर। जी, कैच है। अपोजिशन इसके ऊपर वो नहीं कर सकती, अगरचे हुकूमत इस बारे में भी वरीड है और खाइफ है कि उसके अपने लोग भी शायद उसका साथ ना दें कुछ वजूहात की बुनियाद पे। सर क्यों ना दे? मैं ये थोड़ा सा आपसे अगर जान लूँ, या अपोजिशन से कोई बंदा कहे तो कोई बात समझ में आती है कि वो हवा में छोड़ रहा है, ये ऐसे ही कहते हैं सियासी लोग, लेकिन आपसे सुन के हैरत हुई। हुकूमत को छोड़ के कोई इस वक्त राजा परवेज़ अशरफ के साथ तो बैठेगा नहीं, मरियम तो खुद असम्बली का हिस्सा नहीं है, उनके साथ भी खड़ा नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी वजूहत हैं कि हुकूमत के लोग उसका साथ छोड़ दें? मैं तो इस पर कन्विंस नहीं हूँ, चाहे जितनी मर्जी पुअर गवर्नेंस हो। नहीं, पूरी पुअर गवर्नेंस की वजह से कोई नहीं छोड़ता। ये अपनी पर्सनल कंप्लेंट्स होती हैं, अपने उनके इलाके में जो डेवलपमेंट के काम है वो नहीं हुए होते, उनकी मर्जी के लोग वहाँ अपॉइंट नहीं होते, वजीर आला उनकी बात नहीं सुन रहा होता, पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही होती, वजीर आजम से मुलाकात का मौका नहीं मिलता। तो हर एक के अपने अपने ग्रीवेंसेस होते हैं। उन ग्रीवेंसेस को अगर एड्रेस ना किया गया, जो कि मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत इस वक्त भरपूर कोशिश कर रही है करने की एड्रेस, वो जो फंड दे रहे हैं डेवलपमेंट के अपने लेजिस्लेटर्स को, वो भी उसकी कोशिश है, लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कमेटियां बना दी हैं। तो मेरे ख्याल में अब से लेके इलेक्शन तक शायद हुकूमत एड्रेस करने की बेहतर पोजीशन में होगी, क्योंकि आप सही कह रहे हैं हुकूमत के पास वसाइल होते हैं, तो हुकूमत शायद कर लेगी। लेकिन ये माजी में होता आया कि कई लोग। मैं आपको एक मरियम का एक स्टेटमेंट इस इशू पे सुनवा दूं, फिर मैं आप PDM का इजलास चल भी चाहूंगा कि एक आपसे कमेंट ले लूं। मरियम ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या कहा, दिखाएगा जी। अभी आपने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में आपने वोट तोड़े भी, वोट खरीदे भी, हॉर्स ट्रेडिंग भी की, तब आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया? क्यों दे रहे? अब जब आपके अपने इरकान जो हैं वो खिसक रहे हैं, आपके अपने MPs MNAs भाग रहे हैं, तो आपको अचानक शो ऑफ हैंड्स याद आ गया, आपको अचानक ये याद आ गया कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। जी अहमद साहब, PDM मेरे ख्याल में इस वक्त 3 उसके हिस्से अगर आप करके देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध में हुकूमत भी है और इस वक्त उनका इस्टेब्लिशमेंट से गुड वर्किंग रिलेशनशिप जारी है जिस वजह से वो उस हद तक नहीं गए इस्तीफ़ों वाले मामले में। इस्टेब्लिशमेंट के जिन शख्सियात का नवाज शरीफ जलसों में नाम लेते थे, बिलावल ने अपनी पोजीशन उस पर भी एडजस्ट की। दूसरे मौलाना फजलुर रहमान हैं, वो लीड तो कर रहे हैं
लेकिन शायद वो खुद असम्बली का हिस्सा नहीं है। बड़ी जमात उसके अंदर जिसको आर या पार नुकसान होना है वो आर या पार PMLN का ही होना है। मुझे तो लगता है इस वक्त सबसे बड़ा नुकसान उनका हो सकता है अगर PDM बिखर जाती है, यूनाइटेड नहीं रहती, यकसू नहीं रहती, एंड गोल्स के लिए उनके पास रोड मैप नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा मार पिटने का इम्कान PMLN को है। आपकी राय? जी हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि दे हैव लॉट टू लूज कहते हैं ना, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। JUIF के पास बहुत कुछ नहीं है खोने को, और पीपल्स पार्टी तो कन्फ्रंटेशन की तरफ ज्यादा जा नहीं रही। इसलिए मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि PMLN के स्टेक्स बहुत हाई हैं, लेकिन PMLN अगर फर्ज करें इस वक्त ये भी ना करे, कन्फ्रंट भी ना करे, तो फिर उसकी वजह से उसके जो 7 लोग चल रहे हैं वो भी शायद ना चल सकें। क्योंकि अगर आप बिल्कुल कोई पोजीशन नहीं लेते और आपके ऊपर विक्टिमाइज होते जाते हैं, आपके लोग गिरफ्तार होते जाते हैं और आपके लोगों को तो मुकदमात का सामना करना पड़ता है, और आप कन्फ्रंट भी नहीं करते और स्ट्रॉन्गली अपोज भी नहीं करते, तो कोई लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ जी अहमद साहब। मुर्तज़ा वहाब साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुर्तज़ा अस्सलाम वालेकुम सलाम। मुर्तज़ा, PDM क्या फाइनली करने जा रही है? 15 को मार्च करेंगे, धरना देंगे, इस्तीफे देंगे? एनी फाइनल जजमेंट, फाइनल डिसीजन? नबी साहब, अभी तो मशावरत चल रही है और गालिबन शायद इस वक्त भी मीटिंग हो रही है, तो जब ये फैसला हो जाएगा तो उसको पब्लिक के साथ शेयर कर लिया जाएगा। थॉट क्या है आपकी? अगर पर्सनली पूछूं, PDM तो जाहिर है लीडरशिप फैसला करेगी, आपके ख्यालात क्या कहते हैं? क्योंकि मुझे पता चला है कि पीपल्स पार्टी धरने की मुखालिफ है, इस्तीफे देने पे बड़ा क्लियरली डिस्कस कर चुकी है। अब लॉन्ग मार्च की तारीख और उसको कंक्लूड कैसे करना है, बैठना है या मार्च करके चले जाना है, इसके ऊपर बहस जारी है। देखिए, इस बात पे तो कंसेंसस है हर सियासी जमात का कि जो PTI गवर्नमेंट है उसको घर भेजना है। अब पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक कंसिडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, एक डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि जो आईनी तरीक़ेकार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक तरीक़ेकार है, उसको फॉलो करना चाहिए। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और PTI सड़कों पर थी, वो लॉन्ग मार्च की बात करती थी, धरने उसने दिया हुआ था, तब भी पीपल्स पार्टी पार्लियामान के साथ खड़ी हुई, जमहूरियत के साथ खड़ी हुई, आइन के साथ खड़ी हुई। और आज भी हमारा कंसिडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें वो करना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स हैं। अब बुनियादी लॉन्ग मार्च कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंदर है या बाहर है? क्योंकि मोहतरमा ने खुद लॉन्ग मार्च किया था। जी बिल्कुल, देखें, जो जमहूरी तरीक़ेकार है उसके अंदर राइट टू प्रोटेस्ट, तो हर सियासी जमात का, शख्स का ये राइट है, वो आप कर सकते हैं। और पॉलिटिकली इस तरह की मार्च करके या प्रोटेस्ट करके आप प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उस हुकूमत के ऊपर, और उसके जो इत्तेहादी हैं कि वो किसी तरीके से हुकूमत से ला ताल्लुकी का ऐलान करें। माजी में इस तरह की जो टैक्टिक्स होती हैं उसने डेमोक्रेटिकली फ़ायदा भी दिया, और आपने देखा कि हुक्मरान जो है वो प्रेशर में आके निकल गए। एक बेहतरीन मिसाल स्ट्रेटेजिक फैसलों की परवेज मुशर्रफ साहब का टाइम था। नहीं, लेकिन किसी लॉन्ग मार्च के नतीजे में आज तक कोई हुकूमत नहीं गई है वो। नहीं, ये बात देखिए, बात ये है कि तरीकेकार तो कुछ भी हो सकता है। धरने के ऊपर क्या रहे आपकी? धरना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? गैर जमहूरी काम है। देखिए, धरना अगर आप एक पीसफुल अंदाज से देते हैं तो बिल्कुल ये तरीकेकार आपके पास अवेलेबल है, बट बुनियादी तौर पर पार्लियामान एक बेहतरीन इदारा है जहाँ पर अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर भी कर सकते हैं, प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और हमने हमेशा पार्लियामान को फौकियत देने की बात की, और आज भी आपने देखा कि जो पब्लिक के इशूज थे उसको उजागर करने की कोशिश राजा परवेज अशरफ साहब ने की, लेकिन एकदम से जो गवर्नमेंट वाले हैं उन्होंने कोरम पॉइंट आउट करने की कोशिश की। मतलब आज तक मैंने शायद ये मिसाल नहीं देखी होगी कि कोई सिटिंग फेडरल मिनिस्टर जो है वो स्पीकर साहब को कह रहा है कि जी कोरम की निशानदेही कर रहे हैं। यूजुअली ये काम तो ये मेरे ख्याल में ये इस रवा असम्बली के अंदर शायद ये दूसरा मौका होगा, एक दफ़ा पहले भी हो चुका है। मुर्तज़ा वहाब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आए। एक ब्रेक के जी, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है उस्मान खान। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उस्मान, PDM की क्या अपडेट है भैया अब तक? नदीम साहब, अभी तक तो बैठे हुए हैं, तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं, इजलास अभी भी जारी है और इम्कान यही है कि और आधा घंटा इसमें लग सकता है। जो हमारी बात हुई है अंदर उनका ये कहना है कि हर वो ऑप्शन जो कि इस वक्त अपोजिशन जमातों के सामने है उसके ऊपर खुलकर सैर हासिल गुफ्तगू की जा रही है, और बुनियादी नुस्खा जो था वो पीपल्स पार्टी का था कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जानी चाहिए, तो उसी के ऊपर डेलिब्रेशन हो रही है। और पीपल्स पार्टी का ये तहरीक अदम एतमाद मरकज में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लानी चाहिए? नहीं, पीपल्स पार्टी की तरफ से तजवीज़ आई है कि 3 तहरीक हमें अलग अलग पेश करनी चाहिए, और ये सिलसिला जो है हमें पंजाब से शुरू करना चाहिए।
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पहले हटाने के लिए तहरीक लाई जाए, उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली का रवैया जो जानिबदार करार दिया गया, फिर उनको हटाने के लिए तहरीक एतमाद लाई जाए। और ये दोनों तहरीक कामयाब होने के बाद जो है इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद लाई जानी चाहिए। तो इसके ऊपर अब बातचीत हो रही है। और लॉन्ग मार्च के ऊपर वो लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी यही है कि मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ है कि 15 मार्च को, मार्च के वक्त में जो है हमें लॉन्ग मार्च लेके निकलना चाहिए और जैसे इस्लामाबाद पहुंचे तो वहाँ पर जाके इसको धरने में तब्दील कर दिया जाए। और जब आगे चूंकि अप्रैल में रमज़ान शरीफ आ जाएगा तो रमज़ान से एक दिन कबल जो है उस धरने को खत्म करके घर चले जाएं। तो क्या पीपल्स पार्टी धरने का साथ देगी या नहीं देगी? धरने के ऊपर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं माजी में? जी, यकीनी तौर पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी बरकरार हैं और वो इसी बात पे आ रहे हैं कि बजाय कि आप 15 मार्च को निकलें तो मार्च के लास्ट वीक में जो है, ताकि कम से कम पीपल्स पार्टी को जो है वो धरने में शिरकत का मौका मिले। उनकी तजवीज़ यही है कि किस तरीके से एंड पे ले जाएं और मार्च के आखिर में अगर आप लॉन्ग मार्च करके चलते हैं तो फिर उस धरने को दे दी जाए तो तकरीबन 10 से 12 दिन जो है वो अपोजिशन के पास होंगे कि वो धरना दे सकती है। तो इसके उस्मान खान, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम खत्म हो रहा है, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।